साध संगत जी, आपके अपने चैनल द इंस्पायर्ड स्टोरीज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, क्या साधु महात्मा जो कुछ भी कहते हैं वो सच होता है? साधु महात्मा जो भविष्यवाणी करते हैं उसमें कितनी सच्चाई होती है? और वो ऐसी भविष्यवाणी कब और किसके लिए करते हैं? अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में सूरज नाम का गरीब किसान रहता था। सूरज के परिवार में उसकी पत्नी सोनिया और बेटा सौरभ था। उनका परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। सूरज के पास गांव में अपनी जमीन थी जिस पर वो खेती करके अपनी गुजर बसर करता था। लेकिन अब उसकी जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी, इसलिए अब उसके खेत में ज्यादा फसल नहीं होती थी। एक दिन सूरज इसी सोच में खेत में बैठा हुआ सोच रहा था कि मेरी जमीन में उगने वाली फसल काफी कम हो गई है और अगर यही हाल रहा तो धीरे धीरे ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए अब मुझे कोई दूसरा खेत लेकर काम करना होगा या फिर कमाई का कोई और जरिया ढूंढना होगा, क्योंकि अब इस जमीन के भरोसे रहना ठीक नहीं है। इसलिए उसने सोचा इस बारे में अपनी पत्नी से जाकर बात करके देखता हूँ, उसकी इस बारे में क्या राय है। सूरज उसी समय अपने घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सोनिया को बुलाया। सूरज की आवाज सुनकर सोनिया बाहर आई और बोली, हाँ जी बताइए। तब सूरज ने कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सोनिया उसकी तरफ देखने लगी। तब सूरज ने कहा, तुम्हें पता है अब हमारी जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही। अब चाहे मैं इसमें जितनी मर्जी कोशिश कर लूं लेकिन ये पहले की तरह नहीं होगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ समय तक उस जमीन पर खेती करना बंद कर दूं। कुछ सालों के बाद वो जमीन पहले की तरह हो जाएगी, फिर उसके बाद उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। सोनिया ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी। लेकिन फिर सूरज ने कहा, लेकिन तब तक मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे पास कोई और जमीन तो है नहीं, तो घर का गुजारा और सौरभ की पढ़ाई का क्या होगा? सूरज की बात सुनकर सोनिया ने कहा, आप एक काम करो, एक बार जाकर गांव के सरपंच से मिल लो। वो बहुत ही अच्छे और भले इंसान है, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। सूरज को उसकी बात ठीक लगी, क्योंकि सरपंच बहुत ही समझदार और दयालु इंसान है। तब सूरज ने सोचा, ठीक है, मैं कल सुबह ही जाकर सरपंच से मिलता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह सूरज सरपंच से मिलने उनके घर चला गया और उनके दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई। सूरज की आवाज सुनकर सरपंच बाहर आया। सूरज को देखकर सरपंच बहुत खुश हुआ और बोला, हाँ सूरज बेटा क्या काम है? सरपंच की बात सुनकर सूरज ने कहा, चाचा आपकी कुछ मदद चाहिए थी, इसलिए आपके पास आया हूँ। तब सरपंच ने कहा, हाँ बेटा बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तब सूरज ने सारी बात सरपंच को बताई। सरपंच ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा इसमें परेशान होने की क्या बात है? तब सूरज ने कहा, चाचा आपको तो पता है कि मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती करके मैं अपना गुजारा करता हूँ और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई काम भी नहीं किया है।
इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। तब सरपंच ने कहा, बेटा खेती के अलावा कोई और काम करने की जरूरत क्या है। मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम वहां पर खेती कर लो। सरपंच की बात सुनकर सूरज ने कहा, लेकिन चाचा, इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तब सरपंच ने कहा, नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, इसी बहाने मेरी जमीन की देखरेख भी हो जाएगी, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मेरा बेटा भी शहर में रहता है, इसलिए वो जमीन खाली पड़ी है। तुम उसमें काम करोगे तो तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। सरपंच की बात सुनकर सूरज खुश हो गया और बोला, ठीक है चाचा, फिर मैं कल से ही उस खेत पर खेती करना शुरू कर देता हूँ। उसके बाद सूरज ने सरपंच को धन्यवाद किया और अपने घर चला गया। घर पहुंचकर सूरज ने सोनिया को सारी बात बताई। सोनिया ने उसकी बात सुनकर कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपकी तो सारी परेशानी ही खत्म हो गई। सूरज ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ सोनिया, अब मैं सरपंच जी की जमीन पर ही खेती करूँगा और इसके साथ ये भी कोशिश करूँगा कि 1-2 खेत और खरीद लूँ, ताकि भविष्य में अगर ऐसी कोई समस्या आए तो हमें कोई परेशानी ना हो। अगले दिन सूरज दोपहर का खाना साथ लेकर सरपंच की जमीन की तरफ जाने के लिए तैयार हो गया। वो जमीन उसके घर से थोड़ा दूर थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा, सोनिया चाचा का खेत गांव से बाहर है, इसलिए मुझे शाम को आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तुम और सौरभ खाना खाकर सो जाना। सोनिया ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। फिर उसके बाद सूरज खाना लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो उस जमीन पर पहुंच गया। उसके बाद सूरज ने अपनी कुदाल उठाई और खेत पर काम करना शुरू कर दिया। सूरज को अभी काम करते हुए थोड़ा समय हुआ था कि तभी पीछे से एक सांप ने आकर उसे डस लिया। सांप के काटने के थोड़ी देर बाद ही सूरज चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। सूरज अब जमीन पर बेहोश पड़ा था, लेकिन खेत गांव के बाहर होने के कारण उसके घर या किसी और को इस बात की खबर नहीं हुई। रात का समय हो गया था। घर में सोनिया सूरज का इंतजार कर रही थी। सोनिया को परेशान देखकर सौरभ ने पूछा, माँ क्या हुआ? पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? तब सोनिया ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी आज सरपंच के खेत में काम करने गए हैं। उनके खेत गांव से बाहर है और उन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि उन्हें वापसी में देर हो जाएगी, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। सौरभ बहुत ही समझदार था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आप जाकर सो जाइए, मैं पिताजी का इंतजार करता हूँ। सौरभ की बात सुनकर सोनिया सोने के लिए चली गई। अगली सुबह भी जब सोनिया ने देखा कि सूरज अभी तक घर वापस नहीं आया है, तो वो परेशान होकर सीधा सरपंच से मिलने उनके घर चली गई और जाकर उनसे सूरज के बारे में पूछा। सरपंच उसकी बात सुनकर बहुत परेशान हो गया। उसने सोनिया को दिलासा देते हुए कहा, बेटी तुम परेशान मत हो, मैं अभी किसी को भेजता हूँ वहाँ। उसके बाद सरपंच ने अपने नौकर को बुलाया और सूरज को देखने के लिए अपने खेत पर भेज दिया। कुछ समय के बाद नौकर खेत में पहुँच गया और वहाँ सूरज को जमीन पर गिरे हुए देखकर वो परेशान हो गया। सूरज के शरीर को देखकर वो समझ गया कि इसे जरूर किसी सांप ने काटा है, क्योंकि सूरज का सारा शरीर नीला पड़ गया था। वो तुरंत दौड़ते दौड़ते सरपंच के घर की तरफ चला गया। जैसे ही वो सरपंच के घर पहुंचा, उसके कुछ कहने से पहले ही सरपंच ने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम इस तरह भागते हुए क्यों आ रहे हो?
क्या तुम्हें सूरज मिल गया? तब नौकर ने सारी बात सरपंच को बताई जो उसने खत में देखी थी। नौकर जब सारी बात सरपंच को बता रहा था तो सोनिया ने भी सारी बात सुन ली और वो रोने लगी। तब सरपंच ने नौकर से कहा, तुम जल्दी से किसी वैद्य को लेकर वहाँ पहुँचो। मैं सोनिया बेटी को लेकर वहाँ आता हूँ। नौकर को वैद्य के पास भेजने के बाद सरपंच सोनिया को समझाने लगा, बेटा पहले तुम रोना बंद करो, फिर उसके बाद जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से सूरज ठीक नहीं होगा। उसके बाद सरपंच सोनिया को लेकर खेत की तरफ चला गया। सरपंच और सोनिया जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सूरज बेहोशी की हालत में जमीन पर गिरा हुआ था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। सोनिया सूरज के पास बैठकर रोने लगी। तभी नौकर वैद्य को लेकर आ गया। वैद्य के आते ही सोनिया पीछे हट गई। वैद्य जी सूरज को देखने लगे। वैद्य ने जब अच्छी तरह से सूरज को देख लिया तो सरपंच ने उनसे पूछा, वैद्य जी क्या हुआ? तब वैद्य ने कहा, सरपंच जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता। सूरज की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने जहर को खत्म करने की औषधि दे दी है, लेकिन जहर इसके अंदर काफी देर रह गया है, जिसके कारण ये कोमा में चला गया है। तब सरपंच ने पूछा, वैद्य जी कोमा क्या होता है? सरपंच की बात सुनकर वैद्य ने कहा, कोमा की हालत में इंसान जीवित तो होता है, लेकिन उसके जिस्म के किसी हिस्से में हलचल नहीं होती और इसको कब होश आएगा, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तब सरपंच ने पूछा, वैद्य जी फिर हम क्या करें अब? तब वैद्य ने कहा, अभी के लिए मैं इन्हें कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इसे समय समय पर पानी मिलाकर देते रहना। अब सब कुछ भगवान के भरोसे है। उसके बाद वैद्य जी वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद सरपंच ने कुछ लोगों को बुलाया और सूरज को उसके घर ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। उसके बाद सरपंच ने सोनिया से कहा, देखो बेटी, तुम किसी बात की चिंता मत करना, तुम सूरज की अच्छे से देखभाल करो, भगवान पर विश्वास रखो, सूरज जल्दी ठीक हो जाएगा। और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना और मैं हर महीने तुम्हारे और सौरभ के लिए पैसे देता रहूंगा, ताकि तुम्हें किसी चीज की परेशानी ना हो। इसलिए अब हिम्मत मत हारना। सोनिया ने सरपंच की बात सुनकर कहा, चाचा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी बहुत मदद कर रहे हो। उसके बाद सरपंच वहाँ से चला गया। सरपंच के जाने के बाद वहाँ सौरभ आ गया और अपने पिता को लेटे हुए देखकर इसका कारण पूछा और कहा, माँ पिताजी को क्या हुआ है? सोनिया ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी को कल खेत में सांप ने काट लिया था, जिसके कारण वो कोमा में चले गए हैं। तब सौरभ ने पूछा, फिर पिताजी कब होश में आएंगे? तब सोनिया ने कहा, वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ दी है और कहा है कि तुम्हारे पिताजी जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये बात सुनकर सौरभ परेशान हो गया और बोला, लेकिन माँ, अब पिताजी तो कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? सोनिया ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, भगवान है ना, भगवान पर विश्वास रखो, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मैंने सोचा है कि अब मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। सोनिया की बात सुनकर सौरभ ने कहा, नहीं माँ, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पिताजी का ध्यान रखो। मैं अब खेत में काम करके घर का सारा खर्च चलाऊंगा। सौरभ की बात सुनकर सोनिया भावुक हो गई और बोली, बेटा तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि
तुम बहुत बड़े आदमी बनो और मैं तुम्हारे पिताजी का सपना पूरा करके रहूंगी। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, वो इसमें हमारी मदद जरूर करेंगे। अभी सोनिया और सौरभ बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक महात्मा आए। महात्मा ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। वो सोनिया की हिम्मत देखकर बहुत खुश हुए और बोले, बेटा तुम बहुत बहादुर हो, भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे और तुम्हारा बेटा एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनेगा। सौरभ ने महात्मा की बात सुनकर कहा, बाबा आप ये कैसे कह सकते हैं? अभी तो हमारी हालत ऐसी है कि माँ मेरे स्कूल की फीस भी नहीं भर सकती, उसके बाद हमारे घर का खर्चा भी है। लेकिन आप कह रहे हो कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तब महात्मा ने कहा, बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, तुम लोग सिर्फ परमात्मा पर विश्वास रखकर अपना काम करो और याद रखना मेरी भविष्यवाणी कभी खाली नहीं जाती। जो मैंने कहा है वो जरूर पूरा होगा। फिर महात्मा ने सोनिया से कहा, बेटा तुम अपना काम लगन से करना और अपने बेटे को अच्छी तरह से पढ़ाना और रोज सुबह उठकर भगवान को याद करना, परमात्मा तुम्हारा सपना जरूर पूरा करेंगे। उसके बाद महात्मा वहाँ से चले गए। फिर अगले दिन सोनिया ने सौरभ को पढ़ने के लिए स्कूल भेज दिया और सोचने लगी कि अब मैं सूरज के ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी और हो सके तो इसके साथ कोई और काम भी देखना होगा। फिर सोनिया ने कुछ फैसला लिया और सौरभ के आने के बाद उसको खाना खिलाकर सुला दिया। उसके बाद सोनिया ने नियम बना लिया, वो रोज सुबह जल्दी उठ जाती और भगवान को याद करती। फिर एक दिन सोनिया ने सौरभ को स्कूल भेजा और खुद सरपंच से मिलने के लिए उनके घर चली गई और जाकर उन्हें प्रणाम किया। सरपंच उसको देखकर खुश हुआ और बोला, बेटी बताओ कैसे आना हुआ, और पहले ये बताओ कि सूरज की तबीयत अब कैसी है? सोनिया ने सरपंच की बात सुनकर कहा, अभी तो उनकी तबीयत पहले की तरह ही है, पर मुझे आपकी मदद की जरूरत थी, इसलिए आपके पास आई हूँ। सरपंच ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ बेटी, क्यों नहीं, बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तब सोनिया ने कहा, चाचा जो जमीन आपने सूरज को दी थी खेती करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाजत दे दीजिए ताकि मैं अपने घर का खर्चा और सौरभ की पढ़ाई करा सकूं। सरपंच ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें घर में जिस चीज की भी जरूरत होगी मैं भेज दिया करूँगा। सोनिया ने सरपंच की बात सुनकर कहा, नहीं चाचा, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है, अब आप मुझे अपने खेत पर काम करने की इजाजत दे दीजिए, मैं अब खुद काम करके अपना घर भी चलाऊंगी और अपने बेटे को बड़ा आदमी भी बनाऊंगी। सरपंच ने सोनिया को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सोनिया उनकी बात मानने को तैयार नहीं होती। उसको तो सिर्फ एक ही जिद थी कि वो खुद काम करेगी और अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाएगी। जब सोनिया ने बहुत कहा तो सरपंच सोचने लगा, मुझे लग रहा है सोनिया मेरी बात नहीं मानेगी, लेकिन अगर वो काम करने इतनी दूर जाएगी तो सूरज का ख्याल नहीं रख पाएगी, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, सोनिया को इसी गांव में जो मेरी जमीन है उस पर काम करने के लिए बोल देता हूँ, जिससे वो खेत में काम भी कर सके और अपने घर का ख्याल भी रख सके। इसलिए वो बोला, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत में काम करने की इजाजत देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात जरूर माननी होगी। सोनिया सरपंच की बात सुनकर खुश हो गई और बोली, हाँ चाचा जरूर कहिए, आप जो भी कहोगे मैं मानूंगी। तब सरपंच ने कहा,
तुम्हें गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के पास भी एक खेत है, तुम वहाँ काम करो। वहाँ तुम अपने घर का और सूरज का भी ख्याल रख सकती हो। सोनिया ने सरपंच की बात सुनकर कहा, चाचा ये तो और भी अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। तब सरपंच ने कहा, लेकिन बेटा एक छोटी सी समस्या है, वो खेत बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। सोनिया ने सरपंच की बात सुनकर कहा, कोई बात नहीं चाचा, वो खेत मेरे घर के पास है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरों के घरों में काम करना भी शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं सौरभ की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। सरपंच ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन बेटा तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? सोनिया ने कहा, नहीं चाचा, मुझे काम करना ही होगा। सूरज का सपना था कि सौरभ पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने, और अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना कैसे पूरा होगा? सौरभ की पढ़ाई और घर का घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में ये जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। सरपंच सोनिया की बहादुरी देखकर बहुत खुश हुआ। वो थोड़ा भावुक हो गया और बोला, ठीक है बेटी, मुझे तुम्हारी मेहनत देखकर पूरा विश्वास है कि परमात्मा तुम्हारी इस काम में जरूर मदद करेगा और एक दिन तुम अपने मकसद में कामयाब जरूर होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ है। उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह सोनिया ने उठकर भगवान को याद किया और खेत में काम करने के लिए चली गई। वो सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में छोटे मोटे सफाई जैसे काम करती। इस तरह उनकी जिंदगी चलने लगी। सोनिया काम से बहुत थक जाती थी, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो रोज सुबह शाम भगवान को भी याद करती और फिर उसके बाद अपना काम भी। धीरे धीरे सोनिया की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसके घर में खुशहाली आने लगी। उसके साथ साथ वो जो दूसरों के घरों में काम करके पैसे कमाती थी, वो सौरभ की पढ़ाई में खर्च करने लगी। एक दिन सोनिया ने सौरभ से कहा, बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े आदमी बनो, खूब तरक्की करो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को सहन कर लूंगी। सौरभ ने माँ की बात सुनकर कहा, माँ आप चिंता मत करो, मैं कड़ी मेहनत करूँगा और एक दिन पिताजी का सपना जरूर पूरा करके दिखाऊंगा। सोनिया की मेहनत से गांव वाले भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अपने परिवार की कठिनाइयों का बहादुरी से सामना कर रही है। इसी बीच सूरज की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वैद्य जी की दवाइयाँ और सोनिया की देखभाल ने जहर का असर खत्म करना शुरू कर दिया था और एक दिन जैसे करिश्मा हुआ, सूरज को होश आ गया और वो उठकर बैठ गया। सोनिया ने जब सूरज को बैठे हुए देखा तो वो बहुत खुश हुई और बोली, सूरज तुमको होश आ गया, भगवान ने मेरी मेहनत सफल कर दी। सूरज ने सोनिया की बात सुनकर कहा, मैंने तुम्हें और सौरभ को बहुत परेशान किया। उसकी बात सुनकर सोनिया ने कहा, नहीं सूरज, तुम हमारी ताकत हो। जब तुम ठीक नहीं थे तो मैंने सारी जिम्मेवारियां संभाली और देखो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। सूरज धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो गया। उसने सोनिया की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। सौरभ की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चलती रही और कुछ वर्षों के बाद वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। जब उसको कलेक्टर की नौकरी मिली तो वो घर वापस आया
और अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और बोला, आज मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों की मेहनत और त्याग के कारण हूँ। सूरज ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा ये तुम्हारी माँ का बलिदान और परमात्मा की कृपा से हुआ है। तुम्हारी माँ ने परिवार को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की और उसमें वो कामयाबी भी हुई। अभी वो लोग बातें कर रहे थे कि तभी वो महात्मा जी आए जिन्होंने सौरभ के बड़े आदमी बनने की भविष्यवाणी की थी। जब उन लोगों ने महात्मा को देखा तो उनके पैर पकड़कर उनका आशीर्वाद लिया। सौरभ ने कहा, बाबा आपने सही कहा था कि मैं बड़ा आदमी जरूर बनूंगा। आपने जो भविष्यवाणी की थी वो पूरी हो गई है। ये सब कुछ आपके प्रताप से ही हुआ है। महात्मा ने सौरभ की बात सुनकर कहा, बेटा ये तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारी माँ के त्याग के कारण हुआ है और परमात्मा ऐसे लोगों की जरूर मदद करता है जो कड़ी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। फिर महात्मा ने सोनिया से कहा, बेटा तुम्हारी तपस्या सफल हुई, लेकिन अपने नियम को वैसे ही बनाए रखना। रोज सुबह उठकर परमात्मा को याद करना और फिर उसके बाद ही कोई काम शुरू करना। फिर उसके बाद महात्मा वहाँ से चले गए। उसके बाद सूरज के परिवार का ये नियम बन गया। वो सभी रोज सुबह उठते और समाधि लगाकर परमात्मा को याद करते। फिर उसके बाद ही कोई काम शुरू करते। साध संगत जी, संत महात्माओं की बातों में कोई ना कोई राज जरूर होता है। वो जो कुछ भी कहते हैं वो पूरा जरूर होता है। इसलिए हमें उनकी बातों को समझना चाहिए और जो कुछ भी कहते हैं उस पर अमल करना चाहिए। संत महात्मा हमसे कुछ लेने के लिए नहीं आते, वो तो हमारा भला करने के लिए दुनिया में आते हैं और हमें अच्छे रास्ते पर चलाकर वापस अपने घर लौट जाते हैं। हमें भी उनके कहे अनुसार बिना नागा परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और उनके हुक्म में रहना चाहिए। साध संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।